देखिए आपका भाई, आपका संविधान में 128 तक पढ़ाया गया था अनुच्छेद। 129 शुरू करना है और 129 से आपका क्वेश्चन भी बनता है। और आपका कई कानून भी मैं बताए थे कि कहाँ कहाँ से आपको कोरिलेट करके पढ़ना है और कौन कौन केस पढ़ना है। तो कम से कम 3-4 केस तो ज़रूर आपको रटना पड़ेगा यहाँ से। और आपका एक एक करके देखिए। पहले आपका जो अनुच्छेद हम बताए थे वह आपका बताए थे 129। इसके पैरल आपका 215 पढ़ना है। इसके बाद आपका अनुच्छेद 142 पढ़ना है। इसके बाद 141 मैं बताया था पढ़ना है। और फिर आपका एक और कानून हम बताए थे, न्यायालय अवमान अधिनियम, यानी कि द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971, यानी कि जो कानून है आपका न्यायालय अवमान अधिनियम 1971 भी पढ़ना है। और उसके बाद 4-5 केस पढ़ना है। जो लीडिंग केस रहेगा उसमें आपका रहेगा दिल्ली न्यायिक सेवा संघ, फिर बोरो बाबू का मामला, फिर जो लीडिंग है इनरी विनय चंद मिश्रा का मामला, और फिर एक दो मामले। और मैंने कम से कम 4 केस यहाँ याद करना पड़ेगा सेक्शन 129 से। तो आइए शुरुआत इसका किया जाए। देखिए भाई, आपका अनुच्छेद 129 आपका और 215 ये सुप्रीम कोर्ट के लिए हैं। और अनुच्छेद 215 हाई कोर्ट के लिए। पहले तो ये जान लीजिए, अनुच्छेद 129 आपका कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की बात करता है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब आपका हिंदी में अभिलेख न्यायालय की बात करता है। तो कल भी बताया गया कि उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। ये अनुच्छेद 129 में है। और उच्च न्यायालय भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। ये बात स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 215 में दिया गया है, यानी कि संविधान के अनुच्छेद 215। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है? तो दोनों अनुच्छेदों में जो बातें मिलेंगी सेम मिलेंगी, बस एक अंतर है। अनुच्छेद 129 सुप्रीम कोर्ट लिखा रहेगा और 215 क्या लिखा रहेगा? हाई कोर्ट। और शब्द समान है, यानी कि और शब्द चूंकि सभी शब्द समान हैं, केवल एक ही शब्द में अंतर है। ये सुप्रीम कोर्ट के लिए 129 और हाई कोर्ट के लिए कौन? 215। तो अन्य चीजें जो बताई जाएंगी वह दोनों के लिए समान बताई जाएंगी। अब ये ना पूछ लीजिएगा कि 129 पढ़ाया गया तो 215 फिर बताइए, क्योंकि दोनों के लिए सभी जो नियम होंगे वह क्या होंगे? समान। अब जो यूपी जे और जीएस में क्वेश्चन बना है वो पहले देख लिया जाए। पहला क्वेश्चन ये बना है कि उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा, ये किस आर्टिकल में प्रावधानित है? तो आपका जवाब रहेगा 129। दूसरा जो क्वेश्चन आपका बनता है कि अभिलेख न्यायालय का मतलब क्या हुआ? तो अभिलेख न्यायालय का मतलब अभी हम बताएंगे, उसको डिटेल में हम बताएंगे। तीसरा आपका ये माने दूसरा क्वेश्चन, तीसरा कभी काल आपका दिल्ली न्यायिक सेवा संघ का वाद पूछा गया है। सीआरपीसी में जाकर मेंस में पूछा गया है। और यहाँ आपका कह सकते हैं कि प्री में पूछा गया, सीआरपीसी में पूछा गया। इसके बाद लास्ट में दो केस आएगा कि अगर कोई अधिवक्ता मिसकंडक्ट करता है तो उसके वकील के लाइसेंस को या अनुज्ञप्ति को, यानी कि जो आपको लाइसेंस, ये देखिए जो आपको मिला है, आपने एलएलबी कर लिया, बार काउंसिल में रजिस्टर्ड हो गए, तो बार काउंसिल आपको लाइसेंस या आपका अनुज्ञप्ति दिया है, ये ना कह दीजिए अनुज्ञप्ति दिया है,
इस अनुज्ञप्ति को छीन सकता है, निलंबित कर सकता है। यानी कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की अनुशासन समिति आपके अधिवक्ता का कार्य करने पर क्या लगा सकती है? रोक। तो ये दो मामले आए। इनरी विनय चंद के मामले में कहा गया कि न्यायालय भी रोक लगा सकता है, लेकिन बाद में मामला पलट दिया। न्यायालय ने कहा कि हम कुछ नहीं करेंगे, कौन करेगा? करेगा तो अधिवक्ता जो आपका माने समिति है, यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया करे, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश करे। हमारे बस की बात नहीं है इन वकीलों को संभालना। वकालत करें लोग, न करें, ये कौन डिसाइड करे? इनका बात। तो ये भी हम केस बताएंगे, लेकिन आइए पहले बेयर एक्ट देखा जाए, तब अन्य अनुच्छेदों को कोरिलेट किया जाएगा। तो पहले जो अनुच्छेद 129 में जो बातें बताई गई हैं उनको शब्दशः पहले देखिए, तब अन्य बातें बताइए भाई। देख 129 भाई, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। देखिए, उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और उसको अपने अवमान के लिए दंड देने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी। यानी कि इसका मतलब पहला नियम ये निकला कि सुप्रीम कोर्ट कैसा न्यायालय होगा? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड या अभिलेख न्यायालय। उसे अपने अवमान के लिए, अपने देखिए शब्द आपका, स्वयं के अवमान के लिए दंड देने की शक्ति होगी। और दूसरी बात अंत में ये कहा जा रहा है कि उच्चतम न्यायालय को ऐसी अन्य भी शक्तियां होंगी जो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड न्यायालय को प्राप्त होती है। तो आखिर अभिलेख न्यायालय का मतलब क्या हुआ? और न्यायालय को अपने अवमान के लिए दंड देने की शक्ति से क्या मतलब है? किसको दंडित कर सकता है? अवमान या कंटेम्प्ट क्या होता है? यही बातें समझनी है। फिर एक बार देखिए, अगर कहीं आए कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है, तो आपका जवाब रहेगा कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब आपका दो होता है। और दो में कौन कौन आपका है? तो अभिलेख न्यायालय का मतलब ये हुआ कि उस न्यायालय में दो शक्तियां समाहित हैं। दूसरा क्वेश्चन, भारत में जो अभिलेख न्यायालय है वह केवल दो न्यायालय है। कौन कौन? सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 129 और हाई कोर्ट अनुच्छेद 215। ये जो नियम बताए जाएंगे, फिर एक बार हम बता दें, या नहीं कि अब कहेगा आगे पढ़ा जाए। ये जो नियम बताएंगे ये हाई कोर्ट के लिए भी चलेगा और किसके लिए चलेगा? सुप्रीम कोर्ट। तो अभिलेख न्यायालय का मतलब क्या हुआ? तो अभिलेख न्यायालय का दो मतलब होता है। पहला मतलब ये होता है कि उस न्यायालय द्वारा जो निर्णय दिए जाएंगे, जो फैसला दिए जाएंगे, वो नजीर बनते हैं। नजीर बनते हैं का मतलब ये हुआ कि वे जुडिशियल प्रेसिडेंट का काम करते हैं। जुडिशियल प्रेसिडेंट का मतलब हिंदी में हुआ न्यायिक पूर्व निर्णय। अभी हम बताएंगे इसको। न्यायिक पूर्व निर्णय का काम करते हैं। और दूसरा अभिलेख न्यायालय का मतलब ये हुआ कि उस न्यायालय को अपने कंटेम्प्ट के लिए, अपने अवमान के लिए दंड देने की क्या होती है? क्षमता। तो जो अवमान के लिए दंड देने की क्षमता है, यहाँ से दो एंगल से हम देखेंगे। एक आपका 129/142, क्योंकि अनुच्छेद 142 में भी स्पष्ट तरीके से लिखा गया है कि उच्चतम न्यायालय अपने अवमान के लिए क्या दे सकता है? किसी भी व्यक्ति को दंड। डायरेक्ट आप देख सकते हैं 142 में ये शब्द लिखा है। लेकिन अब शुरुआत करिए। पहला हम शुरुआत कर रहे हैं
नजीर के बारे में। नजीर या जुडिशियल प्रेसिडेंट या पूर्व निर्णय होता क्या है? तो पूर्व निर्णय को जब भी पढ़िएगा तो पहले एरिया कवर कर लिया जाए। 129 पढ़िएगा, ठीक। इसके बाद 141 पढ़िएगा। इसके बाद जो आप पढ़ेंगे 215 पढ़ेंगे। कौन सा अनुच्छेद? 215 पढ़ेंगे। और इसके बाद भारत शासन अधिनियम 1935 की धारा 212, ये भी पूछा गया जे में कि भारत शासन अधिनियम 1935 की धारा, ये इस कानून में नहीं है, 212। देखिए तो आवाज जा रहे हैं ना हो? हाँ भाई ये हो। हेलो, देखिए तो आवाज जा रहे हैं कि नहीं? हेलो। 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 यहाँ तो चल रहे हैं भाई वीडियो। नेट चल रहा है कि नहीं? एक सेकंड भाई रुकिए।
हेलो। चलिए सही होगा, अब थोड़ी देर बाद, तब तक पढ़िए भाई थोड़ी देर। देखिए आपका चल रहा था 129, हम बता रहे थे। जब भी 129 पढ़िएगा, इसी के साथ आपका एक दो टेक्निकल क्वेश्चन मिलेगा। 141 नेट में भी आया है कि जुडिशियल प्रेसिडेंट का कॉन्स्टिट्यूशनल बेस क्या है, संवैधानिक आधार क्या है, यानी कि नजीर का संवैधानिक आधार क्या है। आपका 141 अनुच्छेद है, लेकिन पहले आपका 129 देखा जाए। हाँ, एक और आपका यूपीजे में आया है कोरिलेट करके कि भारत शासन अधिनियम 1935 की 21 धारा के तहत फेडरल कोर्ट द्वारा या प्रीवी काउंसिल द्वारा, या तो प्रीवी काउंसिल द्वारा दिए गए निर्णय पूरे भारत में लागू होते थे, या जो संघीय न्यायालय था उसके द्वारा दिए गए निर्णय पूरे भारत में लागू होते थे। तो वह धारा भी याद रखना है, अलग से क्वेश्चन बना है, जूरिस्प्रूडेंस में बना है। कौन सी धारा है? 212। एक दो लोग फोन करके भी इसको पूछ रहे थे। तो आइए अब शुरुआत किया जाए, और जो शुरुआत करनी है पहले 129 से करनी है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब बताना है। कोर्ट ऑफ जो रिकॉर्ड होते हैं न्यायालय, उसका दो मतलब होता है। पहला मतलब समझिए, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड जो न्यायालय होते हैं उसकी पहली विशेषता ये है कि उस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय लिखित में होंगे। लिखित में होंगे, उन निर्णयों को सजो के रखा जाएगा, एकत्रित करके रखा जाएगा, संग्रहित करके रखा जाएगा। और वह उस न्यायालय के, आपका अधीनस्थ न्यायालय जितने हैं, वे निर्णय उन अधीनस्थ न्यायालयों में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उच्चतम न्यायालय जो भी फैसला देगा वह लिखित में देगा, उसको एक जगह एकत्र करके क्या किया जाएगा, रखा जाएगा। और उच्चतम न्यायालय के जो सबॉर्डिनेट कोर्ट हैं, जो अधीनस्थ न्यायालय हैं, वे न्यायालय उन फैसलों को मानने के लिए बाध्य होते हैं। तो उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय आपका किस कोर्ट द्वारा बाध्य, कि कौन सा कोर्ट मानने के लिए बाध्य है? अधीनस्थ न्यायालय। तो उच्चतम न्यायालय के जो सबॉर्डिनेट न्यायालय हैं, अधीनस्थ न्यायालय हैं, उस निर्णय को मानने के लिए बाध्य हैं। इसका दूसरा मतलब ये हुआ कि उच्चतम न्यायालय का निर्णय नजीर बनेगा, पूर्व निर्णय का काम करेगा, जुडिशियल प्रेसिडेंट का काम करेगा। और अगर उच्चतम न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय में कोई विवाद चल रहा हो, तो जो उच्चतम न्यायालय ने उस विवाद पर जो फैसला दिया है, उस फैसले को साक्ष्य के रूप में हम क्या कर सकते हैं, प्रस्तुत। इसीलिए आपका जो AIR है, ऑल इंडिया रिपोर्टर, आप देखते हैं जहां भी अधिवक्ता के चेंबर में जाइए, इतनी इतनी मोटी किताबें क्या हैं, पड़ी रहती हैं। ऑल इंडिया रिपोर्टर या AIR इसीलिए रखते हैं अधिवक्ता हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का, कि ये जो निर्णय आए हैं सुप्रीम कोर्ट का, हम किस रूप में पेश करेंगे अधीनस्थ न्यायालयों में, नजीर के रूप में। तो नजीर बनता है, और वही नजीर आपका AIR में क्या करता है, छापा जाता है। सुप्रीम कोर्ट में भी रिकॉर्ड रहता है, नहीं प्रमाणित कापी आप पा सकते हैं। अब आपका यहाँ भले आप न समझ पा रहे हो, लेकिन एक टेक्निकल पॉइंट है, और वह टेक्निकल पॉइंट ये है जो पूछा जाता है कंपटीशन में, कि क्या उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय का अधीनस्थ या आपका सबॉर्डिनेट कोर्ट है कि नहीं? नहीं है।
यानी कि उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय का अधीनस्थ न्यायालय नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि उच्चतम न्यायालय न तो जजों की नियुक्ति कर सकता है, न ही जजों को हटा सकता है हाई कोर्ट के। अतः उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय का अधीनस्थ न्यायालय नहीं। ये दिमाग में बैठा लीजिए। प्रशासनिक नियंत्रण है, लेकिन अपॉइंट करने और हटाने का अधिकार जजों को नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय नहीं है। तो 129 पर फिर गौर करिए हमारे शब्दों पर। उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर बाध्यकारी होंगे। ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की पहली विशेषता है। और चूंकि उच्च न्यायालय तो अधीनस्थ न्यायालय है ही नहीं, अतः 129 के तहत उच्च न्यायालय पर आपका सुप्रीम कोर्ट के निर्णय बाध्यकारी नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि सबऑर्डिनेट कोर्ट नहीं और लोअर कोर्ट पर होंगे। इसके लिए अब फिर एक बार कवर करिए। इसके लिए हमारे संविधान में स्पेशल प्रावधान कर दिया गया है। और अधीनस्थता की बात अब हटाइए, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की बात ही हटा दीजिए। और कौन सा हमारा अनुच्छेद बताता है? 141। तुरंत आप याद कर लीजिए, एक लाइन का है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए सभी निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होंगे। तो सभी न्यायालय, अब आप यहीं सतर्क रहिए, मैं अधीनस्थ न्यायालय बता रहा हूं कि सभी न्यायालय। तो सभी न्यायालय में हाई कोर्ट भी आता है, अधीनस्थ में नहीं आता। 129 में नहीं आएगा, लेकिन 141 में जरूर आ जाएगा। यानी कि 129 में जो थोड़ा कंफ्यूजन था कि ये तो हाई कोर्ट पर लागू होगा कि नहीं सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, वह कंफ्यूजन हमारे संविधान निर्माताओं ने दूर किया। और किस अनुच्छेद द्वारा दूर किया? आपका 141 एक लाइन का है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होंगे। यानी कि सभी न्यायालय उस निर्णय को मानने के लिए बाध्य होंगे, चाहे उच्च न्यायालय हो या नीचे का न्यायालय हो, उसमें कहीं भी भेद नहीं किया गया है। तो जो नेट में और जे में क्वेश्चन बनता है कि जुडिशियल प्रेसिडेंट या नजीर का, यानी कि भारतीय संविधान में आपका सुप्रीम कोर्ट के निर्णय न्यायिक पूर्व निर्णय का सृजन करते हैं। इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बेस क्या है, संवैधानिक आधार क्या है, कौन सा वह अनुच्छेद है जो ये बता देता है कि भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले सभी कोर्ट मानने के लिए बाध्य होंगे। तो किस अनुच्छेद का सहारा लेंगे? 141। अब आइए हाई कोर्ट पर तुरंत समाप्त किया जाए। चूंकि उच्च न्यायालय के नीचे राज्य में जितने न्यायालय हैं वह उच्च न्यायालय के सबऑर्डिनेट हैं, अधीनस्थ हैं। तो इसलिए उच्च न्यायालय के लिए कोई अलग से अनुच्छेद नहीं दिया गया। और आपका जो ये अनुच्छेद कौन सा है, 215, इसी के आधार पर जो उच्च न्यायालय निर्णय देगा, सभी राज्य में सभी अधीनस्थ न्यायालय उस निर्णय को मानने के लिए क्या है? फिर एक उच्चतम न्यायालय के लिए एक अलग अनुच्छेद और बना दिया गया था, कौन? 141। लेकिन उच्च न्यायालय के लिए नहीं, क्योंकि उच्च न्यायालय के नीचे सब अधीनस्थ हैं, बीच में कोई है ही नहीं। तो आपका कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड से ही काम चल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का भी काम कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड से चल जाता यदि 129 में ये बात स्पष्ट लिख दी जाती कि भारत के सभी न्यायालय क्या होंगे। बात लेकिन कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड लिखा है, ये तो लिखा नहीं है। तो इसी बात को क्लियर कट करने के लिए
कि हाई कोर्ट भी बाध्य होगा। ये कौन सा अनुच्छेद आपका बता देता है? 141। और शब्द क्या लिख देता है? एक न्यायालय नहीं बल्कि कौन से न्यायालय? सभी। तो उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय नजीर का काम करते हैं, पूर्व निर्णय का काम करते हैं और भारत के सभी न्यायालय बाध्य हैं। ये संवैधानिक आधार इसका कौन सा अनुच्छेद है? 141। हाई कोर्ट का तो चल जाएगा किससे काम? 215। नियम वही चलेगा। आगे देखिए भाई, आपका अगला आपका जो नियम देखना है वह नियम ये देखना है कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का एक और मतलब होता है, और वह मतलब ये होता है कि वह न्यायालय, स्पष्ट लिखा है कि उच्चतम न्यायालय अपने अवमान, अपने मतलब स्वयं के अवमान, तो स्वयं शब्द भी काफी महत्वपूर्ण है, भले आपके दिमाग में न बैठ रहा हो। अपने अवमान, स्वयं के अवमान। अभी आपका जे में भी पूछा गया था, देखिए मैं एक दो क्वेश्चन को रिलेट कर रहा हूँ। एक तो साक्ष्य अधिनियम की धारा 32(1) से पूछा गया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन बना था कि मृत्युकालिक कथन यानी कि डीडी यानी कि डाइन डिक्लेरेशन या मृत्युशैया का कथन, मृत्युकालिक घोषणा एक ही है सब, और ये नहीं कि अलग जान दे। डाइन डिक्लेरेशन कब सुसंगत होगा? जब कोई व्यक्ति स्वयं के मृत्यु के कारण के बारे में बताया हो, जब कोई व्यक्ति दूसरों के मृत्यु के कारण के बारे में बताया हो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। ये पिछली बार जे में भी आया था, तो बताइए स्वयं के मृत्यु के कारण के बारे में बताओ कि सबके? तो स्वयं शब्द काफी महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार अनुच्छेद 129 में क्या लिखा है कि उच्चतम न्यायालय अपने अवमान के लिए भारत के किसी भी व्यक्ति को क्या दे सकता है? अब यहाँ आपका देखिए दो तीन बातें समझनी है। दो तीन बातें आपको ये समझना है कि सबसे पहले समझना है कि कंटेम्प्ट क्या होता है, अवमान क्या होता है। तत्पश्चात आपका देखना है और न्यायालय अवमान अधिनियम 1971। फिर आपका देखना है अवमान दो प्रकार का होता है, एक सिविल अवमान यानी कि दीवानी, और एक क्रिमिनल मतलब यानी कि आपराधिक। फिर अवमानना अधिनियम के तहत कितनी सजा का प्रावधान है? पूछा गया था भाई बार काउंसिल में। 6 माह का कारावास या 2000 रुपया जुर्माना या दोनों। उच्चतम न्यायालय अपने अवमान के लिए किसी को दंडित कर सकता है 129 कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के कारण, और अंतर्निहित शक्ति में कर सकता है 142, और हाई कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड किस में है? 215। तो हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत अपने अवमान के लिए सजा दे सकता है? तो कौन सा अनुच्छेद काम कर जाएगा? 215, क्योंकि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कौन है? हाई कोर्ट भी। अब यहाँ से आपको समझना, तब केस हम बताएंगे। अवमान शब्द को भारतीय संविधान में परिभाषित नहीं किया गया। देखिए थोड़ा देर और भाई, क्योंकि तमाम समस्याएं आ जा रही हैं टेक्निकल, कभी लाइट कभी वीडियो है, यानी कि अवमानना के लिए इसको भी दंड देना पड़ेगा। कुछ चैप्टर चलते हैं तो जरूर कुछ न कुछ समस्या आ जाती है। जैसे कि आप कन्फेशन जब जब चला है एविडेंस में संस्वीकृति, तो आपका अपराध स्वीकार करना, तब भी कई समस्या आती है। मृत्युकालिक कथन चलता है तब भी कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ जाता है या कुछ, तो आपका नहीं छोड़ना नहीं भाई, फॉल्ट आता रहे, छोड़ना क्यों है? भले लाउड स्पीकर न चले, पढ़ाया तो जाएगा ही, तो ये थोड़ा है कि रोज छोड़ ही दिया जाएगा, एग्जाम सीट पर सवार हो जाएगा तब क्या करेंगे? देखिए आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन है भाई, थोड़ा समझने का प्रयास करिए। ये ऊपर ऊपर संविधान पढ़ लेना अलग बात है और टेक्निकल पॉइंट जानना अलग बात है। पढ़ते तो सभी हैं, इसमें थोड़े हैं संविधान विशेषज्ञ हैं। फिर एक बार आपका शुरुआती दौर से देखिए, अवमान शब्द को, कंटेम्प्ट शब्द को आपका संविधान में
कहीं परिभाषित नहीं किया गया। अवमान शब्द को न्यायालय अवमान अधिनियम आपका 1971 में परिभाषित किया गया है, लेकिन वहाँ भी परिभाषित न करते हुए अवमान को दो वर्गों में बांट दिया गया। परिभाषा जब आप देखेंगे तो दो वर्गों में, दो भागों में क्या किया गया है, बांट दिया गया। पहला सिविल अवमान और दूसरा क्रिमिनल। अब दोनों समझिए। जब कोई व्यक्ति जानबूझकर न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय, डिक्री, आदेश का पालन नहीं करता तो उसे हम सिविल अवमान कहते हैं। यानी कि फिर एक बार समझिए, न्यायालय ने कोई किसी को आर्डर किया, कोई निर्णय दिया, कोई डिक्री पारित किया और कोई व्यक्ति है जो उसका पालन नहीं कर रहा है, यानी कि निर्णय का निष्पादन नहीं कर रहा है, निर्णय को नहीं मान रहा है, तो न्यायालय को पावर है कि न्यायालय ऐसे अवमान या निर्णय का पालन न करने के लिए दंडित कर सके। और ये कौन अवमान कहलाएगा? दीवानी की आपराधिक, दीवानी सिविल। इसके लिए जो सजा है, आपका सजा तो दोनों में वही चलेगी, 6 माह का कारावास या 2000 रुपया जुर्माना या दो। अब आइए आपराधिक देखा जाए। आपराधिक अवमान कब होता है? तो जब कोई व्यक्ति कोई ऐसा कार्य करे या ऐसा शब्द बोले या ऐसा शब्द लिखे जिससे न्यायालय के प्राधिकार पर प्रभाव पड़ता है, न्यायिक कार्य में हस्तक्षेप होता है, न्यायिक कार्य में बाधा पहुंचती है, तो इस अवमान को हम क्या कहेंगे? क्रिमिनल। जैसे न्यायालय में सुनवाई चल रही है तो वकील साहब जाकर जज से गाली गलौज करने लगे और कार्यवाही रुक गई, तो आप लोग बताइए अवमान हुआ कि नहीं हुआ? तो सिविल हुआ कि क्रिमिनल? क्रिमिनल, क्योंकि सिविल में तो आदेश का पालन न करना। दूसरा ये, आप न्यायाधीश को गाली दे रहे हैं, न्यायाधीश भ्रष्टाचार में लिप्त हैं कह रहे हैं और ऐसा कुछ काम कर रहे हैं जिससे कि न्यायालय के अधिकारिता पर या न्यायालय के अथॉरिटी पर क्या पड़ रहा हो? प्रभाव, निष्पक्षता पर प्रभाव पड़ रहा हो, तो ये कौन सा अवमान होगा? क्रिमिनल। अब इस पर एक दो उदाहरण समझिए। जैसे कि आपका कह सकते हैं कि प्रशांत भूषण का मामला देखिए। प्रशांत भूषण ने सीजीआई की एक पोस्ट को फॉरवर्ड केवल कर दिया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्रिमिनल अवमानना माना, उन्हें सजा दी, लेकिन कहा कि माफ़ी मांग लीजिए तो छोड़ देंगे, लेकिन आपका माफ़ी नहीं मांगे तो सजा दी गई और 1 रुपया जुर्माना लगाया गया। तो अधिकतम कितना दिया जा सकता था? 6 माह का कारावास या अधिकतम जुर्माना। अब कम से कम कितना भी दे, चाहे कारावास दे, चाहे जुर्माना दे या दोनों दे, एक पैसे का जुर्माना लगा दे, या अंतिम है कि माफ़ी मांगने पर क्या कर सकता है सुप्रीम कोर्ट? छोड़ सकता है। दूसरा उदाहरण आपका जो मिलता है वह महाराष्ट्र का देखिए। ये समझाने के लिए बताया जा रहे हैं भाई, उदाहरण लिखना नहीं है। महाराष्ट्र का उदाहरण देखिए भाई, आपका बहुत अच्छा उदाहरण है। जो अर्नब गोस्वामी है, जो रिपब्लिक टीवी का यानी कि आर भारत टीवी का जो आपका एडिटर इन चीफ है, यानी कि आपका, आप कभी देखिए जब वह समाचार पढ़ता है तो लगता है कि लड़ाई कर रहा हो। यानी कि भाई जो बातें प्रेम से की जा सकती हैं उग्रता में करने की क्या आवश्यकता है। और हमेशा मतलब ये हुआ कि वह मोदी भक्त हैं, अंधभक्त हैं। तो यानी कि मोदी मीडिया बिक चुकी है। आपका ज़्यादातर मीडिया वाले आपका रवीश कुमार को छोड़कर, यानी कि एनडीटीवी को छोड़कर जितना मीडिया वाले हैं सब पैसा पाते हैं। और ये जो प्रचार दिखाता है आपका, मैं बता दूं,
10 सेकंड का 90,000 रुपया पहले था, अब हमें लगता है कि 1 से 1.5 लाख के बीच में होगा। एक बार टीवी पर प्रचार आया योगी जी का 10 सेकंड का, तो वह मानकर चलिए कि 1 लाख 1.5 लाख रुपया चला गया। तो टीवी वाले भी चाहते हैं पैसा कमाना है, तो खूब पार्टियां प्रचार कराए, पैसा दे। और पार्टी फंड में सबसे ज़्यादा पैसा भाजपा के पास, लो पैसा, करोड़ों रुपया तो आपका कौन कमा लेंगे, टीवी वाले करोड़ से अधिक कमा लेंगे। देखिए 5-5 मिनट का जब प्रचार आने लगे, तो 10 सेकंड के हिसाब से जोड़ लीजिए कितना हो गया एक दिन का। इन लोगों से क्या करेंगे, वो कमा लेंगे। अगला देखिए, तो ऐसी दशा में हुआ क्या था कि महाराष्ट्र सरकार से आरटीवी का 36 का आंकड़ा है, सभी लोग जानते हैं, और खूब आलोचना करता है और भाजपा की बड़ाई खूब करता है। और ऐसी दशा में आपका, तो सरकार ने इन पर शिकंजा कसा। सरकार इनके पुराने, वो कहा जाता है कि पुराना दर्द है, और जब पुरवा बहती है तो वह दर्द बार बार क्या करता है, परेशान। तो पुराने मामले थे, तो सरकार ने पुलिस को इशारा कर दिया, खोल दिया पुलिस ने, और इनको गिरफ्तार करके कहाँ भेज दिया, सब जेल। सुप्रीम कोर्ट से जमानत, ये बार बार सुप्रीम कोर्ट चला जाता है, तो इनकार नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट। अगर आपके फंडामेंटल राइट का क्या हुआ है हनन, तो सुप्रीम कोर्ट बाध्य है। और कई लोग आपत्ति किए कि बार बार क्या चले जा रहे हैं, तो भाई अधिकार है, जाएंगे, चाहे 100 बार जाए, इसमें क्या। तो आपका विधानसभा के सचिवालय के सचिव ने इनको एक लेटर लिखा, और उसमें धमकी दी कि आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट न जाइए। यानी कि अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दायर करने से मना किया गया था। अब ये बताइए, जो अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय के लिए याचिका दायर करने का अधिकार है, वह स्वयं एक मूल अधिकार है, और कोई व्यक्ति अगर इस पर रोक लगाता है तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। तो बताइए, सिविल अवमानना हुई कि आपराधिक? आपराधिक, क्योंकि निर्णय तो कोई दिया नहीं। और सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सचिव को नोटिस जारी किया कि आप कैसे रोक सकते हैं भाई, मूल अधिकारों के लिए किसी को रोक सकते हैं आने से, ये तो कंटेम्प्ट ऑफ क्या हुआ, कोर्ट का। मतलब ये हुआ कि अवमानना 2 प्रकार की हुई, कौन कौन, सिविल और क्रिमिनल, और दोनों के लिए सजा समान है, चाहे सिविल हो या क्रिमिनल। अब आगे बढ़िए, उच्चतम न्यायालय अपने अवमान के लिए दंड देने की